हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट लगा रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने 17 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा लिए हैं। आज हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और लगा लेते हैं आज के सेट के सारे क्वेश्चंस। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है पहले भी कि ये जो सीरीज़ है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो कंबाइन करके मैंने लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, कल हमने लास्ट क्वेश्चन ये वाला किया था 17th, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। इससे आगे के क्वेश्चंस हम आज करेंगे इस वीडियो में, और हर वीडियो की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आंसर बता दूँगी, ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा की तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देखेंगे और आंसर के पीछे का रीज़न भी हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि कल मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे। क्योंकि जो कल हमारी क्लास हुई थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो उसमें एक टॉपिक आया था जिसमें ऑटिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मैंने आपको आंसर भी बताया था, समझाया भी था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज ये आए थे कि ऑटिज़्म और एडीएचडी क्या होता है, ये फिर से एक्सप्लेन करके समझा दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने थ्योरी की क्लासेस तो आपको ऑलरेडी करवाई हुई हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, जहाँ पर सारे चैप्टर मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपको अभी ये जो ऑटिज़्म है और एडीएचडी है इसको फिर से एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं ना वो आप थ्योरी वाली क्लास से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑटिज़्म और एडीएचडी की बहुत डिमांड आ रही थी, इसलिए चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले समझ लेते हैं ऑटिज़्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑटिज़्म एक अधिगम विकार है, यानी कि जब बच्चे को पढ़ने के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे विकार उससे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे होता है कि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अगर बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं बच्चे को डिसग्राफिया है। अगर बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रही है तो हम कहते हैं उसको डिसकैलकुलिया है। तो इसी तरीके से एक ऑटिज़्म भी आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है, यानी कि अधिगम विकार है, ठीक है। आप किसी भी नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो ऑटिज़्म होता है, ऑटिज़्म को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी वाले भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो देखिए, ऑटिज़्म को हिंदी में बोलते हैं आत्मकेंद्रिता, और इसका एक और नाम है स्वलीनता। तो आप लोग नोट करते हुए चलिए इसको, ठीक है। हिंदी में आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता कहते हैं। अब समझते हैं ये होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑटिज़्म में क्या होता है ना कि बच्चा जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है मीन्स उसको संप्रेषण करने में दिक्कत होती है। बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं होता है। जो बच्चा ज़्यादा सोशल नहीं होता है, वो खुद में ही लीन रहता है, उसी को हम कहते हैं कि उस बच्चे में ऑटिज़्म है। ऑटिज़्म से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी है। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो कि बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं, अपने रूम के बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं होता है। समाज में क्या चीज़ें चल रही हैं उनमें मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। उसका बस एक एम होता है कि मुझे जॉब लेनी है, या जो भी एम है, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो वो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा बातचीत करना वो पसंद नहीं करते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम ऑटिज़्म, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, दूसरा टर्म भी मैं आपको समझा देती हूँ। एक होता है एडीएचडी। एडीएचडी का फुल फॉर्म पहले आप लोग लिख लीजिए। एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिस बच्चे को एडीएचडी होता है ना, वो ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ के ऊपर अटेंटिव होकर नहीं बैठ सकता। कहने का मतलब है वो ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ में अपना फोकस नहीं लगा सकता, उसमें एकाग्रता की कमी होती है। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, उससे पहले एक एम बना लेते हैं कि मुझे 3 आवर तक पढ़ाई करनी है और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना है। लेकिन जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पढ़ते पढ़ते जब उनको 20 मिनट हो जाते हैं, तो 20 मिनट में ही उनका दिमाग जो है इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंटिव होकर नहीं बैठ पाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडीएचडी। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए, हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी मैंने करवाई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अगर लिंक ना मिले तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से देखना है कि सुसाध्य नहीं करता है, नेगेटिव चीज़ पूछी है।
पहला है सक्रिय भागीदारी। तो देखिए सक्रिय भागीदारी तो उसकी सोच को सुसाध्य करेगा, क्योंकि जब बच्चा एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, किसी भी चीज़ को करने में उसकी रुचि होगी, दैट मीन्स उसकी सोच डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पूछा है क्वेश्चन में। दूसरा है सार्थक गतिविधियाँ, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। देखिए यानी कि जो सार्थक एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चा एक्टिविटीज़ करेगा तो उसके दिमाग पर भी असर पड़ेगा, यानी कि दोनों कनेक्टेड हैं, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। फोर्थ ऑप्शन इज सामाजिक भागीदारी। तो जो विद्यार्थियों की सोच होती है उसमें सामाजिक भागीदारी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि समाज से ही बच्चा सारी चीज़ें सीखता है। समाज में किससे किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से उठना है, बैठना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, यानी कि सोशल कैसे होना है, ये वो दिमाग से ही डिसाइड करता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी क्या है, पॉजिटिव हैं। लेकिन जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, निष्क्रिय सुनना, निष्क्रिय होकर सुनना मतलब होता है यहाँ पर बच्चा सक्रिय नहीं है, उस चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा है, वो एकदम पैसिव है, बस उसको बिठाया हुआ है। जैसे होता है ना कि कभी कभी ज़बरदस्ती घर पे क्या होता है कि छोटे बच्चों को पेरेंट्स बिठा देते हैं कि आप अपना होमवर्क करो, भले ही बच्चे का मन नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं निष्क्रिय होना। तो सोच को बिल्कुल भी सुसाध्य नहीं करेगा निष्क्रिय होना, क्योंकि अगर बच्चा ध्यान से रुचिपूर्वक किसी चीज़ को सुन ही नहीं रहा है तो उसकी सोच में जो है डेवलप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित रहती है। पहला है शिक्षकों द्वारा उचित परिश्रम की प्राप्ति, दूसरा है छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करना, तीसरा है शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास की देखभाल करना, और चौथा है शिक्षण विषय वस्तु को सीखने में पुरस्कार दंड को न्यूनतम रूप में प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये पूछा है। क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता है कि शिक्षण में सर्वाधिक चुनौती निहित होती है, वो होती है छात्रों के विकासात्मक विकास की देखभाल करने में। ठीक है, क्योंकि जो छात्रों का डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और शिक्षण में सबसे ज़्यादा चुनौती जो है इसी के अंतर्गत आती है। क्योंकि देखिए विकास जो है ना एक बहुत बड़ा टर्म है, यहाँ पर लिखा है, बहुत छोटा सा स्पेस इसने घेरा हुआ है, बस विकास इतने में ये आ गया। इस स्पेस से मतलब नहीं है, जितना छोटा ये विकास लिखा हुआ है उससे कई हद तक बड़ा जो है विकास का मतलब है, जो कि मैंने आपको डिटेल्ड थ्योरी में करवाया है। विकास क्या है, वृद्धि क्या है। विकास के अंतर्गत मनुष्य का मात्रात्मक परिवर्तन भी आता है और साथ ही साथ गुणात्मक परिवर्तन भी। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि जो व्यक्ति की हाइट का बढ़ना, व्यक्ति का वेट बढ़ना, बॉडी का शेप हो गया, ये सभी तो आता ही है। साथ में विकास के अंदर ये चीज़ें भी आती हैं जो आपके चरित्र से रिलेटेड होती हैं, आपके दिमाग से रिलेटेड होती हैं, आपके व्यवहार से रिलेटेड होती हैं, आपके संज्ञान से रिलेटेड होती हैं। यानी कि बच्चे का संज्ञान, दिमाग का विकास होता है, उसी तरीके से शारीरिक पक्ष इसके अंतर्गत आता है, चारित्रिक पक्ष आता है, बच्चे का जो व्यवहार है, चरित्र है, नैतिक मूल्य इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि ओवरऑल चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं विकास के अंतर्गत। तो विकासात्मक विकास की देखभाल करना सबसे बड़ी एक चुनौती होती है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, और शिक्षक का काम होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना, जिसके लिए शिक्षक को खुद उन सभी चीज़ों में प्रवीण होना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षक प्रवीण होंगे तभी जाकर वो बच्चे का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दूं मैं फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने आपको हमेशा बोला है, जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको दिखता है कि बच्चे को दंड दिया जा रहा है या हद से ज़्यादा उसको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे को ना आप दंड दे सकते हैं और ना ही हद से ज़्यादा उसको पुरस्कार दे सकते हैं। इस तरीके से ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक है टैग वर्ड्स। अगर आप एक बार टैग वर्ड समझ जाएंगे तो खुद ही आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, बिलीव मी, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से अपने सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सीटेट ऑल सब्जेक्ट्स टैग वर्ड्स करके। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो जानते होंगे कि टैग वर्ड्स क्या होते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टैग वर्ड्स का मतलब नहीं समझते हैं। तो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। तो मैंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग टैग वर्ड कराए हैं, CDP, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, EVS, सारे सब्जेक्ट्स के आप देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, एक बार जा करके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को भाषा और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना, ये किस तरह का एक उदाहरण है।
देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लड़कियों को भाषा और कला विषय को अपनाने को कहा जा रहा है और मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट जो है उसको अपनाने को नहीं कहा जा रहा है, हतोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि उनको बोला जा रहा है आप गणित और विज्ञान मत लीजिए, आप बस भाषा और कला सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जेंडर भेदभाव किया जा रहा है। जेंडर भेदभाव मैंने आपको पहले भी समझाया है ना। जेंडर भेदभाव में यही होता है लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करना। यहाँ पर लड़कियों के लिए ये भेदभाव किया जा रहा है कि आप मैथ साइंस नहीं कर सकते हैं, आप बस भाषा और कला को अपना लीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके का जेंडर भेदभाव है, क्योंकि जेंडर भेदभाव यही होता है लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो रहा हो। अब देखिए ऐसा कहने के पीछे का कोई लॉजिक बनता है, बिल्कुल भी नहीं। लड़के और लड़कियां सबका दिमाग तो एक जैसा होता है ना, तो आप उन किस तरीके कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं कि आप मैथ साइंस मत लीजिए, आप सिर्फ भाषा और कला लीजिए। तो ये क्या है, एक तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जेंडर भेदभाव है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जेंडर समानता आप देख रहे हैं ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है फ्रेंड्स, जब लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से देखा जाता है। और जेंडर स्थिरता मतलब होता है कि जो हमारा जेंडर है, लिंग है, जो डिसाइड करता है कि ये लड़का है ये लड़की है, वो जेंडर जो है आपका स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं जेंडर स्थिरता, जिसे हम आसानी से बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, और जेंडर सशक्तिकरण आप समझते ही हैं, ये सब मैंने आपको पहले करवाया भी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें विभिन्न स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीटेट का। पहला है समायोजन, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है संगठन, चौथा है परिपक्वन। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा संगठन। चलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझा देती हूँ। ये जो आप स्कीमा शब्द देख रहे हैं ना, ये स्कीमा शब्द सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये पियाजे ने दिया था, क्योंकि सीटेट में ऑनलाइन वाली शिफ्ट में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बना था कि जो स्कीमा वर्ड है ये किसने दिया था, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा ये दिया था पियाजे ने। अब ये स्कीमा होता क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ये कहते हैं कि ये जो स्कीमा होता है हर व्यक्ति के दिमाग में बना हुआ होता है। सपोज ये आपका ब्रेन है और आपके ब्रेन के अंदर छोटे छोटी आप कह सकते हैं नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इनको, या फिर कह लीजिए नॉलेज ऑफ पॉकेट्स कह लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के अंदर फिट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे अभी आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक स्कीमा बना होगा कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना सिलेबस देखा, फिर आपने देखा कि सिलेबस के अंदर किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाया सीडीपी, फिर सीडीपी आपको कहाँ से पढ़ना है आपने ये डिसाइड किया। फिर जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ से आपको पता चला कि अच्छा सीडीपी सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपने उन टॉपिक्स को समझना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है और इसके लिए ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है और उसी को मुझे फॉलो करना है। ये क्या है, एक स्कीमा बना है। मैंने बस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। ये जो स्कीमा है सिर्फ इसी का नहीं, हर चीज़ का बना होता है। जैसे आपके दिमाग में अपने फ्यूचर को लेकर भी स्कीमा बना होगा कि मैं अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी या करूँगा, उसके बाद टीचिंग का गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगा, उसके बाद मेरी जॉब लगेगी, फिर मैं अब मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं उन्हें पूरा करूँगा या करूँगी। तो ये सब क्या है, आपके दिमाग में ऑलरेडी स्कीमा बना हुआ है जो चीज़ होने वाली है उसका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्कीमा, जो कि हमारे दिमाग से संबंधित होता है। अब देखिए ये जो स्कीमा होता है ना, इसको जो पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि इसको हमने संगठित कर लिया है, यानी कि ऑर्गेनाइज कर लिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, ऑर्गेनाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। समावेशन, अब सबसे पहले आपको समझना है समावेशन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो देखिए समावेशन एक पॉजिटिव चीज़ है। समावेशन का मतलब होता है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक साथ इंक्लूड कर लेना, समावेश कर लेना। जैसे होता है ना कि स्कूल में सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, उनकी संस्कृति अलग होती है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, उनका जो हम कह सकते हैं मनी की कंडीशन आप देखिए, हो सकता है किसी का बैक सपोर्ट बहुत अच्छा हो, किसी का नहीं होगा, कोई रिच हो सकते हैं, कोई पुअर हो सकते हैं। तो उन सभी को स्कूल में एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है, किसी में भी किसी भी तरीके का भेदभाव करके नहीं पढ़ाना होता है। यही होता है समावेशन करना।
तो कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देगी? छात्रों को शारीरिक दंड देना? जी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला है दंड जहाँ भी आ जाए नेगेटिव चीज़ है, ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना? जी नहीं, आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। थर्ड है विविधता को सम्मान, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा देखिए, विविधता को सम्मान देना मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि जो क्लासरूम होती है वो डाइवर्सिफाइड होती है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, उनकी संस्कृति अलग, उनका समाज अलग हो सकता है, उनकी फैमिली की कंडीशन अलग हो सकती है ना। तो उन सभी को स्कूल में सम्मान दिया जाता है क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। अब आप इस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते स्कूल में कि अच्छा आपके मम्मी पापा बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप लोगों का अलग ग्रुप बना देते हैं, अच्छा आप बहुत ज़्यादा सामाजिक हैं तो आपका अलग ग्रुप बना देते हैं। इस तरीके से ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, सभी को एक समान रूप से देखना है और उनकी विविधता को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, ये आपका हमेशा नेगेटिव होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं बना सकते, वो तो फिर मानकों पर डिपेंड हो जाएगा। जैसे हम बच्चों को ए ग्रेड दे दें, बी दे दें, सी दे दें, डी दे दें, इस तरीके से क्या होगा, जिस बच्चे को आप ए ग्रेड दे रहे हैं वो तो बहुत खुश हो जाएगा, वही जिस बच्चे को आप सी ग्रेड दे रहे हैं उसका क्या होगा, मोरल एकदम डाउन हो जाएगा, उसके अंदर हेजिटेशन आने लगेगी, फिर उसका मन नहीं करेगा पढ़ाई में। तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करने के क्या मुख्य सरोकार हैं, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है प्राप्तांक की अस्थिरता, दूसरा है परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, तीसरा है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, चौथा है बच्चों को नामांकित करना। तो देखिए बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए अगर आप IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट का प्रयोग करने के लिए मुख्य सरोकार पूछेंगे तो उसके अंदर ये सारे ही आ जाएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धिमत्ता का आकलन करना है, आपको बच्चे का IQ लेवल जानना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आपने पूछा है, जब आपकी टीचिंग की प्रोसेस चल रही है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने जो पढ़ाया है वह सही नहीं पढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे बताइए। एक तो होता है कि टीचर कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, सभी जो स्टूडेंट सहमत हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहीं पर। आपको क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा है, तो आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि आपने पढ़ा दिया, बच्चों ने गलत समझ लिया उस चीज़ को, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो उन बच्चों से ही है। जैसे आप एक टीचर के रूप में आज पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से एक दिन ऐसा आएगा कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे भी टीचर बन करके आने वाली पीढ़ी के दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो उस टाइम पर उनके दिमाग में वो गलत नॉलेज याद आएगी और वो चीज़ अभी आपको नहीं करनी है। तो अगर इस तरीके की गलती हो जाती है, क्योंकि देखिए टीचर भी तो इंसान ही है ना, और इंसान से गलतियां होती हैं। तो अगर टीचर ने पढ़ाते समय कुछ गलत पढ़ा दिया है तो टीचर को क्या करना चाहिए? पहला है प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे और दूसरा प्रकरण शुरू कर लेंगे? जी नहीं, इसका मतलब तो ये हो गया कि टीचर अपनी गलती को छुपा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड है छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे। नहीं, आप छात्रों का ध्यान नहीं हटाएंगे, बल्कि आपने जो उनको पढ़ाया है ना उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है छात्रों को डांटेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला है दंड देना, डांटना, इग्नोर करना, ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपने छात्रों से कहना है कि देखिए ये मैंने गलत पढ़ा दिया है, गलत टॉपिक पढ़ा दिया, इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, चलिए अब जो सही चीज़ है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ या पढ़ा देती हूँ, फिर उसको ठीक तरीके से करके आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, क्योंकि आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसका शिक्षक उन छात्रों को ही बनना है, इसलिए छात्रों के दिमाग में सही नॉलेज डालनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है किस अवस्था में बच्चा अपने को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण से समायोजित करता है? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके के वातावरण से कहाँ पर समायोजित करेगा? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा है किशोरावस्था में, तीसरा है शैशवावस्था में, चौथा है इनमें से कोई भी स्टेज नहीं है। तो देखिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है यानी कि बाल्यावस्था होती है उसमें सामाजिक
और मनोवैज्ञानिक, दोनों ही चीज़ें आने लगती हैं और दोनों तरीके के जो इन्वायरमेंट होते हैं उससे बच्चा खुद को समायोजित करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस तरह का चिंतन खोज, आविष्कार और मौलिकता को जन्म देता है? खोज करना यानी कि जैसे बच्चों को आपने कोई प्रॉब्लम दे दी, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कहा, तो बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते कुछ नई चीज़ की खोज भी करने लगते हैं और सॉल्यूशन तो ढूंढते ही हैं। आविष्कार करना वही होता है, किसी नई चीज़ का आविष्कार कर देना। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे आप उनको कुछ टॉयज़ दे दो, बिखरे हुए टॉयज़ दे दो, वो क्या करेंगे, खुद ही दिमाग लगा लगा करके उस टॉय को जोड़ देंगे और एक बड़ा सा टॉय बना देंगे। ऐसे ही जो मौलिकता होती है, जो संस्कार होते हैं, जो वैल्यूज़ होती है, नीति और मूल्य कहते हैं ना, डू एंड डोंट वाली जो चीज़ें होती हैं, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो इस तरीके का जो चिंतन होता है वो जो है कहाँ पर जन्म लेगा, तो ये आपसे पूछा है। पहला है ज्ञानात्मक चिंतन, दूसरा है क्रियात्मक, तीसरा है सृजनात्मक और चौथा है सामाजिक चिंतन। तो इसका तो डायरेक्टली आप आंसर समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं वो सृजनात्मक चिंतन को जन्म देती हैं। ठीक है, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है क्रिएटिव थॉट्स, जो कि व्यक्ति के दिमाग में तभी आ सकते हैं जब वो क्रिएटिव होगा, यानी कि कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश करता रहेगा। देखिए, सृजनात्मक चिंतन का मतलब ही ये होता है नई चीज़ों को खोजना, आविष्कार करना, अपना दिमाग लगा करके कुछ नया बनाना, यही होता है सृजनात्मक। तो ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको ज्ञानात्मक चिंतन भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज्ञानात्मक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के दिमाग में ज्ञान नहीं भरा जा रहा है, बल्कि बच्चे खुद से खोज, आविष्कार और मौलिकता जैसी चीज़ें कर रहे हैं, जो आपका सृजनात्मक चिंतन के अंतर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बालक जो डैश से ग्रस्त है वह RAW को WAR में अंतर स्पष्ट करने में असमर्थ है। अब देखिए, यहाँ से आपकी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या क्लियर हो जाएगी? स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी समझाई थी, एक मैंने आपको ऑटिज्म पढ़ाया था और एक पढ़ाया था ADHD, वो भी आप लोगों की ही डिमांड पर, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स दिखे थे कि मैम इनको आप क्लियर कर दीजिएगा एक बार, तो वो मैंने आपको समझाए। तो उन्हीं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में से एक डिसेबिलिटी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, और हमेशा एक क्वेश्चन तो बनता ही है इसका, ये चीज़ आप लिख कर ले लीजिए क्योंकि ये होता है। तो यहाँ पर अभी जो आपसे पूछा है, ये पूछा है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो र को वॉर में अंतर करने में असमर्थ है। इसका मतलब आप क्या समझे कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। मैंने आपको बोला था ना कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसे डिसलेक्सिया होता है, अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसे डिस्ग्राफिया होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा RAW और बच्चा उसको क्या पढ़ रहा है, वॉर पढ़ रहा है, WAR, यानी कि इसको उल्टा पढ़ रहा है क्योंकि उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। अब आपको ध्यान रहेगा ना? हाँ, अब आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? अब विकास के सिद्धांत मैंने आपको करवाए थे, है ना। पहला है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत, तीसरा है पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत और चौथा है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो शीर्षगामी सिद्धांत है इसे हम कहते हैं सिफेलोकॉर्डल, और ये जो समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत है इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ये भी डेवलपमेंट के ही सिद्धांत हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो शीर्षगामी सिद्धांत होता है सिफेलोकॉर्डल। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है, आपसे सीटेट में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे वो आपका शीर्षगामी सिद्धांत में आता है, सिफेलोकॉर्डल में आता है इंग्लिश में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें जब बच्चे का विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटर टू पेरिफेरी या फिर सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ, तो इसे हम कहते हैं कि बच्चे का समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत, यानी कि इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे पहले बच्चे के केंद्र का विकास होगा जो उसके केंद्र में है बॉडी के अंतर्गत। जैसे बच्चे का हार्ट डेवलप हुआ, पहले हार्ट जब डेवलप हो गया उसके बाद उसके बॉडी के अदर ऑर्गन, जो बाहर वाले ऑर्गन हैं, उसका हैंड है, उसकी फिंगर्स हैं, वो डेवलप होंगी। तो जब इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत।
यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका राइट आंसर हम समझेंगे। देखिए, पदानुक्रमित एकीकरण का सिद्धांत एक ये है, साथ ही साथ एक आपसे सीटेट में और पूछा जाता है निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें ये होता है कि जो आपका डेवलपमेंट है, विकास है, वो निरंतर होता है। और एक होता है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, तो ये वही होता है प्रणालियों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, क्योंकि जो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पूरा बच्चा डेवलप हो जाएगा। कहने का मतलब है जब बच्चा पैदा होता है तो वो छोटा होता है, उसकी हाइट कम होती है, वो घुटनों के बल चलता है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, पैरों के बल चलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट और हुआ तो वो दौड़ने लगेगा। तो इस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? पहला है छवि निर्माण, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संज्ञान, चौथा है अभिवृत्ति। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, याद आया ना? हाँ, यही सही है। आपने सही सोचा, सही समझा कि जो स्कीमा होता है वो यही होता है। क्या होता है? वह मानसिक संरचना जो बालक को किसी वस्तु के विषय में सूचना के प्रक्रमण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, यानी कि व्यक्ति के दिमाग में मानसिक संरचना बनाती है और मानसिक संरचना को लेकर एक रूपरेखा बनती है, एक मैप बना होता है। उस मैप को हम कहते हैं स्कीमा, जो कि दिमाग में बनता है। ठीक है, वो किसी भी वस्तु को लेकर बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई को लेकर ही बनाएं, वो किसी भी वस्तु को लेकर बन सकता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आपने एक टॉय दिया, एक बार आपने उसको टॉय दिया, फिर टॉय उसके सामने से हटा करके कहीं आपने छुपा दिया, और जब आपने छुपाया तो बच्चा देख रहा है कि अच्छा ये टॉय पापा ने इस अलमीरा के अंदर डाल दिया है और रख दिया है। तो अब क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग में उस वस्तु का, उस टॉय का एक स्कीमा बन जाएगा कि अब जो है जब मैं रोऊंगा या रोऊंगी तो पापा मुझे ये टॉय ला करके दे देंगे, अभी पापा ने ये टॉय अलमीरा में छुपाया हुआ है। इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो ये स्कीमा होता है जो किसी भी चीज़ के लिए मनुष्य के दिमाग में बन सकता है, और वो डेफिनेटली बनता है हर किसी के दिमाग में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अपना स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजर्सन और रीजनिंग से रिलेटेड। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए CDP के हैंड रिटन नोट्स जो है प्रिपेयर किए हुए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको परचेज़ कर चुके हैं, बहुत ही कम प्राइस पर आपको ये CDP के नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं हैंड रिटन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा ले चुके हैं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने सारे नोट्स बनाए हैं CDP के, और देखिए वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स इंक्लूड करे हैं, जितना भी आपका CDP का सिलेबस है। अगर आप लोग चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 9411179036। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस पर CDP के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है, यानी कि अजर्सन और रीजनिंग। कथन है, बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो सही लग रहा है। दूसरा है, सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, और जो आर है ना वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि ए और आर यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो आपका कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि देखिए आप जानते ही हैं जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रीवियस नॉलेज लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कुछ पढ़ करके आते हैं, कुछ भी नहीं तो उन्हें बोलना आता है, वो अपनी भाषा में बोलना सीख करके स्कूल में आते हैं। तो जो उनकी बोलने को लेकर समझ बनी होती है, उस समझ के आधार पर आगे की जो पढ़ाई उनकी स्कूल में होती है वो उससे प्रभावित होती है और उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, यानी कि वो बच्चे को हेल्प करती है स्कूल की नॉलेज को गेन करने में। ठीक है, और ये कारण है, इससे क्या होता है, बच्चों द्वारा जो निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है।
तो ऑप्शन 1 इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी तो CDP की सीरीज़ है, हम सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ करने वाले हैं, SST, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो है सबसे पहले इसी तरीके से प्रीवियस ईयर की कौन से सब्जेक्ट की सीरीज़ स्टार्ट करवाना चाहते हैं, क्योंकि CDP तो चल ही रहा है और CDP में अप्रॉक्सीमेटली आज हमारा 18वां सेट है, यानी कि 18 सेट हमारे हो गए हैं। तो दूसरा हम कौन सा स्टार्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और CDP तो आपका कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ कल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।